वेलकम स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास में एक नया विषय भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज शुरू करने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय वित्तीय व्यवस्था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स का सर्वोच्च संस्था है, इसलिए पहले उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद भारतीय वित्तीय व्यवस्था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स का दूसरे क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जहाँ तक भारतीय रिजर्व बैंक का प्रश्न है, तो किसी भी देश में मौद्रिक और पूंजी बाजार एक केंद्रीय संस्था की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये समझे हम लोग कि मौद्रिक या पूंजी बाजार क्या होता है। तो इसको दो ढंग से डिफाइन किया जा सकता है या आपको समझाया जा सकता है। एक तो यदि रुपये का, पैसे का जहां लेन देन होता है उसको हम लोग मौद्रिक बाजार बोलते हैं, और रुपये का एक रूप धन भी होता है। जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो इसका जहां लेन देन होता है जिस बाजार में, उसको हम लोग पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। एक तो सरलीकरण वाला डिफिनेशन ये हुआ, और विशेषीकृत वाला डिफिनेशन ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि जिस बाजार में एक महीने से लेकर एक वर्ष तक रुपये पैसे का लेन देन हो, विनिमय हो, ऐसे बाजार को हम लोग मौद्रिक बाजार के नाम से जानते हैं या मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। और जहां धन का मध्यम कालीन या दीर्घकालीन विनिमय होता हो, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो उस बाजार को हम लोग पूंजी बाजार के नाम से, कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में ये डिफरेंसेस हैं। जहां तक मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को रेगुलेट करने का प्रश्न है, तो इसे विनियमित करने, रेगुलेट करने हेतु एक केंद्रीय संस्था की आवश्यकता होती है। अब रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का अर्थ होता है कि उसको चलाना, उसकी व्यवस्था करना। तो मौद्रिक नीति और पूंजी नीति का जो भी विनिमय करता है, रेगुलेट करता है, वो एक केंद्रीय संस्था करेगा, और उस केंद्रीय संस्था को ही हम भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इसका एक दूसरा पक्ष है कि जो वैश्विक स्तर पर इसका आरंभ जो होता है उस पर एक दृष्टि डाल लें कि वैश्विक स्तर पे कैसे इसका आरंभ होता है। तो इसमें कुछ प्रमुख देशों का या प्रमुख केंद्रीय बैंक का हम लोग विवरण देंगे। उसमें सबसे पहला जो बना वो 1868 ईस्वी, 1868 में, और ये सबसे पहले बनाने वाला देश जो था वो था स्वीडन। और यहाँ जो ये संस्था बना वो सेवरिजेंस रिक्स बैंक के नाम से जाना गया। और उसके बाद दूसरा जो था वो 1668 में है। 1668 में दूसरा जो बना वो 1694 ईस्वी में, 94 में, जो देश था उस देश का नाम था ब्रिटेन। और यहाँ जो सेंट्रल बैंक बना उसका नाम था बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड।
उसके बाद तीसरा जो था वो 1800 ईस्वी में देश था इटली, और यहां जो संस्था बना फेडरल बैंक ऑफ इटली, फेडरल बैंक ऑफ इटली नाम से। उसके बाद अगला जो हम लोगों को मिलता है वो 1931 ईस्वी में, 1931 में, और ये देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ जो ये संस्था जाना गया फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम नाम से। तो ये दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे कि भारत में जो रिजर्व बैंक स्थापित किया गया वो विश्व का प्रथम किसी देश का केंद्रीय बैंकिंग संस्था नहीं, बल्कि विश्व में इसके पहले दूसरे देशों में केंद्रीय बैंकिंग संस्था का अस्तित्व स्थापित हुआ। यहाँ पर एक बात बताते चले आपको कि केंद्रीय बैंकिंग संस्था का वैश्विक अस्तित्व बिल्कुल आधुनिक विचारधारा है, और इसका जो उदय हुआ एक घटना से हुआ, जिस घटना को हम लोग बोलते हैं वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म। वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म विश्व इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसके तहत मौद्रीकरण हुआ अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पूर्व के कालों में या मध्यकाल में, प्राचीन काल में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। प्राचीन काल और मध्यकाल में भी मुद्रा का प्रयोग होता था, लेकिन वो मुद्रा का प्रयोग व्यापक पैमाने पे नहीं होता था। उसकी एक सीमा थी। यातायात के संसाधन भी इतने बड़े नहीं थे कि बड़े प्रकार के मौद्रिक सामानों को खरीदकर एक देश से दूसरे देश ले जाया जा सके। छोटे छोटे नाव होते थे, खच्चर होती थी, हाथी और ऊँटों के माध्यम से सामानों का आवागमन होता था। लेकिन आधुनिक काल में जब बड़े बड़े जहाज बनने लगे तो उस पर ज़्यादा सामान लोड कर करके एक देश से दूसरा देश जाना संभव हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में व्यापक पैमाने पे मुद्रा का संग्रह भी हुआ, क्योंकि बड़े मुद्रा से ही हम बड़े व्यापार कर सकते थे। तो इस प्रकार व्यापार में विरहतता जो आई, ग्रेटनेस जो आई, बड़ापन जो आया, उसी को हम लोग मर्केंटिलिज्म या वाणिज्यवाद कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुद्रा का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पे दूसरे स्थान पे करना एक जोखिम भरा काम था, जिसके वजह से हर व्यापारिक देशों में या वाणिज्यिक देशों में या साम्राज्यवादी देशों में बैंकिंग प्रणाली की नींव पड़ी। अब जब बैंकिंग प्रणाली की नींव पड़ गई तो एक प्रकार का बैंक नहीं था, एक देश में अनेक बैंक थे, और हर बैंक को रेगुलेट करने की अनिवार्यता और आवश्यकता उभर करके सामने आई। तो विभिन्न बैंकों को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक केंद्रीय बैंक का स्थापना। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे पहला देश स्वीडन है, जिसने सबसे पहले 1668 ईस्वी में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की, जिसका नाम सेवेरिज रिक्सबैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा देश ब्रिटेन था, जिसने 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड नामी एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की। तीसरा देश इटली था, जिसने 1800 ईस्वी में फेडरल बैंक ऑफ इटली नामक केंद्रीय बैंक की स्थापना की। और चौथा देश संयुक्त राज्य अमेरिका था, जिसने 1931 ईस्वी में फेडरल रिजर्व सिस्टम नामक बैंक की, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की। ठीक है।
और उसके बाद इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अन्य यही सिर्फ 4 देशों में हुआ, और भी बहुत सारे देश थे, लेकिन ये 4 देश वैश्विक स्तर पे मौद्रिक बाजार में प्रभावीपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। इसी कारण से उसका नाम यहाँ दिया गया है। और अंत में जो है 1935 में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। चलिए, तो पहला हमने आपको ये बताया कि रिजर्व बैंक होता क्या है। दूसरा कि वैश्विक स्तर पे जो केंद्रीय बैंक की का संकल्पना है वो किस देश में कब कब किस नाम से स्थापित हुआ, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। कि हमारे यहाँ जो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अस्तित्व में आया, उसकी कहानी 1914 ईस्वी से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि 35 में ही एक बैंक बन गया। 14 से कैसे शुरू होता है कि 1914 में चेम्बरलिन कमीशन या चेम्बरलिन आयोग का गठन हुआ। इसने संस्तुति किया कि अब भारत में बहुत सारे बैंकिंग संस्थाएं हैं और वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ये अनिवार्य है कि इन सभी बैंकिंग व्यवस्थाओं पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो और उस हेतु एक केंद्रीय बैंक खोला जाना चाहिए। उसने ये कहा कि जो 3 प्रेसिडेंसियों में प्रेसिडेंसी बैंक है उसी को एक करके जो है वो इंपीरियल बैंक बना दिया जाए और वही भारत की केंद्रीय बैंक। तो जो चेम्बरलिन आयोग ने संस्तुति किया उसकी संस्तुति को तो इस प्रकार से वही इंपीरियल बैंक वर्तमान समय में आज़ादी के बाद 1955 ईस्वी में इस इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी यही इंपीरियल बैंक आज़ादी के बाद 1955 ईस्वी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। ठीक है, तो 1914 ईस्वी में चेम्बरलिन का प्रयास था, उसके बारे में पूरा विवरण हमने आपको ये दिया। अब 1926 में एक दूसरा आयोग बना जिसको हम लोग हिल्टन यंग आयोग के नाम से जानते हैं। तो इसने संस्तुति की, यह एक्चुअली में शाही आयोग था। रॉयल कमीशन विभिन्न विषयों पर या बहुत सारे विषयों को सम्मिलित करके एक रॉयल कमीशन गठित किया जाता है, शाही आयोग। तो इस समय भी 1926 में एक रॉयल कमीशन गठित किया गया जिसको भारतीय वित्तीय व्यवस्था की जांच के आदेश दिए गए। तो उसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग, इसीलिए इसको हिल्टन यंग आयोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसने भी संस्तुति की कि एक केंद्रीय बैंक भारत में अब स्थापित होना चाहिए। तो इसकी संस्तुति को मान लिया गया और केंद्रीय विधान परिषद में जब इससे संबंधित एक बिल लाया गया तो विभिन्न राजनीतिक दलों में आपसी विवाद के कारण ये बिल पास नहीं हो सका। इस कारण हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति के आधार पर केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर एक बात बताते चले कि सामान्य एग्जामिनेशन जब आप देते हैं तो उसमें एक प्रश्न आता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न किस आयोग की संस्तुति पर हुआ, तो उसमें हिल्टन यंग मारते हैं, सही भी होता है। लेकिन गहराई से अगर बड़े पे एग्ज़ाम आप देंगे, आगे वाले एग्ज़ाम देंगे आप यानी सिविल सर्विस का, तो उसमें ये संभावना बनता है कि हिल्टन यंग आयोग ऑप्शन गलत हो जाए। क्योंकि वास्तविक बात यह है कि 1931 ईस्वी में एक दूसरा कमीशन बना, एक दूसरी समिति बनी जिसको हम लोग केंद्रीय बैंक जांच समिति बोलते हैं। और इस केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भी संस्तुति की एक केंद्रीय बैंक का, इसकी संस्तुति के आधार पर 1934 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय धारा सभा में रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ जिस पर गवर्नर जनरल ने साइन किया और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई अस्तित्व में है। इस प्रकार से तकनीकी रूप से देखा जाए तो हम लोग पाते हैं कि आरबीआई की स्थापना जो है वो केंद्रीय जांच समिति की संस्तुति पर हुआ, ना कि हिल्टन यंग आयोग के संस्तुति। लेकिन परीक्षा में अगर ये नहीं रहे केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति और सिर्फ हिल्टन यंग आयोग रहे तो आप उसको मार सकते हैं, क्योंकि एक परंपरा इस परिवेश में चली आ रही है। लेकिन अगर क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर दे या भारी करना हो
तो उसमें हिल्टन यंग आयोग और केंद्रीय जांच समिति दोनों को दे देगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपका उत्तर केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति होगा। क्लियर? अब देखिए साहब, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका जो वित्तीय वर्ष होता है, किसका? आरबीआई का, वो हमारे देश के वित्तीय वर्ष के समतुल्य नहीं है, बल्कि इसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक। पहली बात ये, 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑसबोर्न स्मिथ। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर स्वतंत्रता पश्चात जो प्रथम गवर्नर थे इसके, वो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। इसकी कुल पूंजी जो थी ₹5 करोड़। कितना थी? 5 करोड़ रुपया। और इसमें से 5 करोड़ रुपये में से 2,22,000, कितना? 2,22,000 सरकार का था, और अधिकांश जो था वह निजी था। और निजी में 25,000 रुपया का एक शेयर जारी किया गया। ठीक है। इस प्रकार यह एक निजी बैंक था। और आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का सरकारीकरण कर दिया। सरकारीकरण कर दिया। ठीक है। तो एक दूसरा फैक्ट हम लोग जाने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो काफी ही नयापन आपके लिए हुए होगा, कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन जो
भारतीय रिजर्व बैंक है उसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। तो इसको मस्तिष्क में रखेंगे ताकि इसमें कोई गलती नहीं हो। दूसरा कि इसका प्रथम गवर्नर जो थे यानी 1935 में जब ये बना तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। और स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम गवर्नर बने वो सीडी देशमुख बने। जिस समय ये 1 अप्रैल 1935 को ये बना था उस समय इसकी कुल पूंजी 5 करोड़ रुपया था और इस 5 करोड़ में से मात्र 2,22,000 ही सरकार का था। यानी जो बिल्डिंग बनी, टेबल कुर्सी बना, उसको मान लीजिए। तो इस प्रकार से अधिकांश पूंजी किसकी थी? तो निजी थी, यानी निजी सहयोग से हुआ था। और उसके लिए 25,000 का शेयर जारी किया गया था कि जिसको भी रिजर्व बैंक में पूंजी लगाना है वो 25,000 का एक शेयर खरीद ले और इसका शेयर होल्डर बन जाए। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि एक निजी बैंक है, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका सरकारीकरण कर दिया गया, यानी इसकी निजी हैसियत जो है वो समाप्त हो गई। क्लियर? और उस समय से ये अब तक एक केंद्रीय बैंक की भूमिका निभा रहा है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका ढांचा। तो रिजर्व बैंक का की संरचना यानी कैसे ये बनता है, ये एक अगला टॉपिक होगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। अगर स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई की बात करें तो एक 20 सदस्यीय निदेशक बोर्ड होता है। कितना? 20 सदस्यीय निदेशक बोर्ड होता है। निदेशक बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो 20 सदस्यीय निदेशक बोर्ड होता है इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। ठीक है? इसमें एक गवर्नर होगा, उसके बाद 4 उप गवर्नर होगा, उसके बाद वित्त मंत्रालय का एक अधिकारी होगा, का एक अधिकारी होगा, इसके बाद 10 मनोनीत सदस्य होंगे, और उसके बाद 4 स्थानीय बोर्डों के निदेशक होंगे। 4 स्थानीय बोर्डों के निदेशक होंगे। ठीक है? तो रिजर्व बैंक काम कैसे कर रहा है देख रहे हैं कि एक 20 मैन कमिटी होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सर्वोच्च व्यक्ति एक गवर्नर होता है जो पूरे रिजर्व बैंक या कह लीजिए पूरे भारतीय मौद्रिक नीति का या पूंजी बाजार का नियंता होता है।
उसके सहयोग के लिए 4 उप गवर्नर होते हैं और उसके बाद वित्त मंत्रालय का एक अधिकारी होता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय से इसका डायरेक्ट है तो स्वायत्त संस्था, लेकिन काम के परिवेश में वित्त मंत्रालय से इसका संपर्क बना रहता है। और 4 मनोनीत सदस्य होते हैं। ये कौन होते हैं? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक के जानकार होते हैं। और इसके अलावा रिजर्व बैंक का 4 क्षेत्रीय और कार्यालय हैं, जो स्थानीय कार्यालय के नाम से जाना जाता है, जो बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में और दिल्ली में। तो इन चारों क्षेत्रीय कार्यालयों से एक एक निदेशक, यानी कुल कितने हुए 4, वो यहाँ सदस्य के रूप में होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अगली बात आपको जानना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, क्या जानते हैं आप? मुंबई। वेरी गुड। कभी दिल्ली मत मारिएगा, दिल्ली इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है वो 5 निदेशक वहाँ स्थानीय आधार पर होते हैं, वो क्षेत्रीय कार्यालय को संचालित करते हैं। तो ये रिजर्व बैंक के बारे में ये जानकारी आपको है। इसका फोटो खींच ली, इसके बाद रिजर्व बैंक का कार्य हम लोग देखते हैं। ठीक है? तो इसको उतार लीजिए, ये स्नैप करना है कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे छात्रों कि रिजर्व बैंक काम क्या करता है। तो काम में बिंदुवार देखेंगे। सबसे पहला काम कि जो उसका है करेंसी नोट का निर्गमन, यानी जारी करना। ठीक है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 रुपया का नोट एवं 1 रुपया या उसके नीचे के सिक्के, ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में देखिए कि प्रचलन ये नहीं करता है, परंतु प्रचलन जो है यानी उसको वो तो बना देगा, प्रचलन आरबीआई करता है। बाजार में कौन लाएगा? आरबीआई। साथ ही साथ इसमें ये भी जानिए कि अब 1 रुपया का नोट नहीं छपता है, बल्कि उसके जगह पर सिक्का जारी होता है। 1 रुपया का नोट जो है क्या है, वो बंद है, बंद कर दिया। अब आपको 1 रुपया का नोट कहीं नहीं मिलेगा। जो पुराना छपा हुआ है वो मिल जाए तो अलग बात है, वरना अब रिजर्व बैंक 1 रुपये का कागजी नोट नहीं जारी करती और सिक्का जारी करती है। और 1 रुपये से सिक्के के नीचे के जो मान सिक्के हैं वो सिर्फ एक बचा है आपको, और वो है 50 पैसा। अब 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के जो सिक्के थे वो प्रचलन से बाहर कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वित्त मंत्रालय सिर्फ 1 रुपये का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का जारी करता है, और उसको प्रचलन में कौन लाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी पब्लिक को जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? अब देखिए दूसरी बात कि शेष मूल्य क्या हो गया अभी कि 2 रुपया से लेकर के 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया,
50 रुपया, है ना, इसके बाद 100 रुपया, इसके बाद 200 रुपया और अंत में 500, 1000 और 2000 का बंद हो। ये शेष मूल्य का निर्गमन और प्रचलन, यानी बनाना और जारी करना, निर्गमन एवं प्रचलन कौन करता है? तो आरबीआई, सब कुछ। अब देखिए ये कैसे करता है। तो इसके लिए 1957 से पूर्व जो सिस्टम था वो अनुपातिक आरक्षित प्रणाली, यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पीआरएस के तहत करता था। और 1957 के बाद ये कैसे जारी करता है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम से, ये लोग पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो करेंसी नोट जारी करने के परिवेश में जो बातें हैं वो क्या है? 3 बातें आपको मस्तिष्क में रखनी है। पहली बात वो ये कि 1 रुपया का नोट और 1 रुपये का सिक्के और उसके नीचे के सिक्के जो जारी करेगा वो कौन करेगा, बनाएगा? वो कौन बनाएगा? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। उस पर वित्त सचिव के साइन रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में नोट का प्रचलन बंद हो गया 1 रुपये का। अब उसके जगह पे सिक्का रहता है और 50 पैसे का सिक्का रहता है। तो 1 रुपये का सिक्का और 50 रुपये का सिक्का निर्माण करने का दायित्व केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का है और उस पर सचिव का साइन वाइन नहीं होता है। किसी सिक्के पे सेक्रेटरी का साइन नहीं होता है। और उसको बाजार में लाने का काम, प्रचलित करने का काम रिजर्व बैंक करता है। ये के 2 शब्द है जो हमेशा याद रखिएगा। शेष मूल्य जो अभी मूल्य प्रचलित है उसमें 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 और 200 और 500, इसमें 2 रुपया का, 5 रुपया का और 10 रुपये के सिक्के भी प्रचलित हैं और नोट भी प्रचलित हैं। बाकी 20 के सिक्के नहीं है, नोट हैं 50, 100, 200, 500, ये सब के नोट हैं, सिक्के नहीं है। ये सब का निर्माण करना और प्रचलन करने का दायित्व किस पर है? तो आरबीआई। आरबीआई नोट कैसे जारी करती है? तो इतना आप मान लीजिए कि उसके मूल्य के बराबर धातु जो है उसके पास रहेगा या प्रॉपर्टी रहेगी तभी वो जारी कर सकता है, अन्यथा नहीं जारी कर सकता। तो 57 से पूर्व जो था वो अनुपातिक पर आरक्षित प्रणाली था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ये समझा चुके हैं आपको पूर्व के क्लास में। अभी वर्तमान समय में 57 के बाद जो प्रचलित है वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स। और इसके तहत क्या है कि 200 करोड़ रुपए का एक कोष जो है बनाया गया है, जिसमें 115 करोड़ का कोष जो है स्वर्ण भंडार है और बाकी 85 करोड़ का जो है एसडीआर या अन्य जो बॉन्ड है उसको रख करके जारी करता है। तो इस तरीके से करेंसी नोट निर्गमन का सिस्टम रिजर्व बैंक के पास है। अब देखिए दूसरा जो उसका काम है वह है सरकारी बैंकर का काम। क्या? सरकारी बैंकर का काम। सरकारी बैंकर का। तो सरकारी बैंकर में क्या करता है कि सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। सरकार के बैंक के रूप में। लेकिन ये काम जो है ब्याज रहित होगा, ये ध्यान देने वाली बात, ठीक है।
उसके बाद ट्रेजरी बिल जारी करता है। ठीक है। तो दूसरा इसका जो काम है कि जो सरकार है भारत की, उसका धन जो है कहाँ रहेगा? रिजर्व बैंक में रहेगा। यानी वो पैसा को जमा करेगा, सरकार मांगेगी तो सरकार को देगा। लेकिन आम पब्लिक जो अपने मौद्रिक व्यवहार वाणिज्यिक बैंकों से करती है, उसमें ब्याज उसको मिलता है या उसको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ केंद्रीय बैंक जो सरकार का पैसा रखती है, देती है, उसमें कोई ब्याज नहीं देगा, बल्कि ब्याज रहित प्रक्रिया ये चलती है। और दूसरा काम इसका महत्वपूर्ण ये है कि ट्रेजरी बिल जारी करता है। यानी सरकार का जब हिनार्थ प्रबंध हो जाता है, फिजिकल डिफिसिट में सरकार चली आती है, तो उसको पैसे की पूर्ति हिनार्थ प्रबंध के तहत किया जाता है। और हिनार्थ प्रबंध के तहत ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है। और ये ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक। ये सारी टर्मिनोलॉजी बाद के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है। एक पूरा अध्ययन है ट्रेजरी बिल क्या है, एडहॉक ट्रेजरी बिल क्या है। ठीक है। तो अभी इतना जानिए कि उसको पैसा देने के लिए ट्रेजरी बिल ये जारी करता है। क्लियर? उसके बाद अगला जो काम इसका है वो है देश के बैंकों का कार्य। देश के बैंकों का इसमें देखते हैं क्या करता है ये। इसमें जो करेगा वो संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करेगा। संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? कि अनुसूचित बैंक का दर्जा देगा। तो देश की बैंकों का नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ कि बैंक देश में जितना भी है अगर खोलना चाहे तो उसका है कि 5 करोड़ रुपया की धनराशि से वो खोल सकता है। और रिजर्व बैंक के अधीन CR कैश रिजर्व रेशियो उसको 3 से लेके 15% जो भी रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है वो उसको वहाँ जमा करता है। और उसके बाद जो है रिजर्व बैंक उसको मान्यता प्रदान करता है और वो बैंक शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक के नाम से जाना जाता है। तो जब ये बैंक बन जाता है तो उसका सारा नियंत्रण, यानी उसके लिए SLR जारी करना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, यानी बैंक की तरलता को नियंत्रित करने का काम रिजर्व बैंक करता है। साथ ही साथ जो निजी बैंक है उसको भी रेगुलेट करता है, उसको भी विनियमित करता है। कहने का अर्थ यह है कि देश में जितने भी बैंक है, चाहे सार्वजनिक हो चाहे निजी हो, सबका नियमन या विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा। सब उसी के अधीन काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो इसका काम है वो है विदेशी विनिमय का नियंत्रण। विदेशी विनिमय का नियंत्रण। इसमें रिजर्व बैंक क्या करता है? तो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा एवं पूंजी का विनियमन यानी रेगुलेट करता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे आप विदेशी मुद्रा आपको लेना है तो रिजर्व बैंक के माध्यम से या रिजर्व बैंक के निगरानी में आप विदेशी मुद्रा ले सकते हैं। विदेशी मुद्रा देना है तो रिजर्व बैंक के निगरानी में या रिजर्व बैंक के माध्यम से दे सकते हैं। विदेश से कोई भी मुद्रा देश में आता है तो रिजर्व बैंक के माध्यम से आएगा। देश से कोई भी मुद्रा विदेश में जाता है तो रिजर्व बैंक के माध्यम से जाएगा। या सरकार अगर विदेशों से कोई भी ऋण लेती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, वो सब के सब रिजर्व बैंक के माध्यम से ये कार्य संपादित किए जाते हैं। क्लियर? अब उसके बाद अगला और अंतिम जो है, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो है कृषि संबंधी कार्य। क्या? कृषि संबंधी तो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले ये करता है, अब ये नहीं करता। तो उसमें एक डेट है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, एक संस्था है काफ़ी जानना ज़रूरी है। और 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, इस वर्ष नाबार्ड नामक एक बैंक बना, NABARD। हाँ, ये क्या था? एक बैंक। कैसा बैंक था? जो कृषि से संबंधित। तो देखिए, इसको समझिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे देश के निर्माता थे या संविधान निर्माता कह लीजिए, उन्होंने यह नियम बनाया कि रिजर्व बैंक ही देश के कार्शिक ढांचा को उन्नत करने का प्रयास करेगा और इसके लिए रिजर्व बैंक में बाज़ाब्ता एक कृषि प्रभाग बना दिया, जो अपने स्थापना से लेकर के, यानी 1 जनवरी 1949 से लेकर करके कब तक? तो 12 जुलाई 1982 तक कृषि के उन्नति और विकास के लिए प्रयत्न करता था। लेकिन बाद में चल के महसूस किया गया कि रिजर्व बैंक को ये दायित्व देने से दोनों को नुकसान है। रिजर्व बैंक के काम बहुत बहुपक्षीय हैं तो उनका काम प्रभावित होता है, और इसके तुलना में रिजर्व बैंक को जितना कृषि के विकास पर ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पाती है। तो इस हेतु 12 जुलाई 1982 को कृषि के विकास के लिए नाबार्ड नामक संस्था बना दी गई और अब वर्तमान समय में कृषि के विकास का दायित्व रिजर्व बैंक पर नहीं है बल्कि किस पर है? नाबार्ड। तो ये 5 काम हैं छात्रों जो रिजर्व बैंक के माध्यम से होता है या किया जाता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो भारतीय वित्तीय व्यवस्था को देखेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।